हेलो दोस्तों, स्टडी मित्र में आप लोगों का स्वागत है। क्लास 7 की ज्योग्राफी पढ़ने उस क्रम में आज पढ़ेंगे हम लोग 7वां चैप्टर। यह क्या है? जीवन का आधार पर्यावरण। पिछले चैप्टर में हमने देखा था पर्यावरण के बारे में जाना था। तो आज हम लोग देखेंगे कि यह पर्यावरण हमारे जीवन का आधार कैसे है, हमारा जीवन पर्यावरण पर कैसे निर्भर करता है। चलिए देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, कैसे शुरू हो रहेगा ये चैप्टर। सीमा अपने पिताजी के साथ पहली बार पटना घूमने जा रही थी। घर से बाहर निकलते ही हरे भरे खेत, बाग बगीचे उसे सुंदर लग रहे थे। उड़ती चिड़ियाँ, खिलते फूल उसे लुभा रहे थे। धीरे धीरे वह चल रही हवा उसे बहुत अच्छी लग रही थी। दोनों शहर पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? पटना। बस से उतरकर उन्होंने ऑटो रिक्शा पकड़ा। बड़ी बड़ी सजी दुकानें, सरपट भागते स्कूटर, कार, मोटरसाइकिल देख करके वह सोच रही थी, क्या शहर ऐसा होता है? अचानक उसका ऑटो रिक्शा चौराहे पे रुक गया। वहाँ चारों तरफ से गाड़ियाँ कतार में खड़ी थी। गाड़ियों से धुआं निकल रहा था, चारों ओर भरा हुआ था धुआं। सीमा की आंखों में जलन होने लगा। क्यों होने लगा? धुआं के कारण। तथा उसका सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। उसने अपने पिताजी से गमछा मांगा, अपने नाक, मुंह और आंखों को ढक लिया। गाड़ियों का शोर, हॉर्न की तेज आवाज़ और उसे काफ़ी परेशान कर रही थी। उसे लग रहा था कि जैसे उसका दम घुट जाएगा। सीमा ने पिताजी से पूछा, पिताजी, गांव में तो मुझे ऐसा नहीं होता था, यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है? अब देखिए हुआ क्या था कि पहली बार शहर गई थी तो वहाँ तो ऐसे ही प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है। और एक चौराहे पे जब उसकी ऑटो रुक गई तो चारों तरफ सिर्फ धुआं भरा था। सारी गाड़ियां स्टार्ट थी और सबसे धुआं निकल रहा था। आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा कि जैसे चौराहे पे जब रेड लाइट पे आप लोग रुकते होगे तो सारी गाड़ियां रुकती है, लेकिन कोई गाड़ियां बंद होती है? वहाँ पे नहीं होती, सबसे धुआं निकलता है और बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है वहाँ पे। तो वही हो रहा था और उसके कारण सीमा की आंखों में क्या होने लगा था? जलन होने लगा था। बिल्कुल होता है। तो उसने अपने पिताजी से पूछा कि गांव में तो ऐसा नहीं होता, यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है? तब पिताजी ने बताया कि ऐसा प्रदूषण के कारण हो रहा है। किसके कारण? प्रदूषण। और प्रदूषण कई तरह का है, जैसे कई कारणों से होता है। अब मैं तुझे प्रदूषण के बारे में बताऊंगा। मतलब अब हम लोग पहले पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? प्रदूषण के बारे में। सबसे पहला प्रदूषण है वायु प्रदूषण। जब वायु में कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य हानिकारक गैसों की मात्रा बढ़ जाती है तो यह प्रदूषण होता है। तो वायु प्रदूषण कैसे होता है? जब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, यानी जो हम लोग सांस छोड़ते हैं, उसके अलावा अन्य हानिकारक गैसें जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सारी गैसें बढ़ जाती हैं तो उसको वायु प्रदूषण कहते हैं। दूसरा होता है ध्वनि प्रदूषण। अब आप कहिएगा क्या ध्वनि प्रदूषण भी होता है? वायुमंडल में अवांछनीय तीव्र ध्वनि की मौजूदगी जो हमारे कानों एवं मस्तिष्क को पीड़ा दे, ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। यह प्रायः किसके द्वारा होता है? लाउड स्पीकर, डीजे और वाहनों के शोर से उत्पन्न होता है। हम लोग कैसे एकदम कोई समारोह में डीजे बजा के डांस करते हैं, लेकिन वह डीजे ध्वनि प्रदूषण का एक तगड़ा सोर्स है। सीमा ने पिताजी से क्या कहा? पिताजी, क्या हम पैदल नहीं चल सकते? पिताजी ने कहा, धूप अधिक तेज है, ऐसे में पैदल चलना मुश्किल होगा। हम आगे जाकर ऑटो रिक्शा छोड़ देंगे, फिर पैदल चलेंगे। अब देखिए ध्वनि जो है ना, उसको मापा जाता है। किस चीज़ में मापा जाता है? उसको मापा जाता है डेसिबल में। और मानव जो है, हम लोग सामान्यतः 60 डेसिबल तक ही सुन सकते हैं। तो याद रखिएगा कितने डेसिबल तक? 60 डेसिबल तक ही सुन सकते हैं। इस किताब में शायद 60 दिया हुआ है, लेकिन कहीं कहीं पर आप देखिएगा ना कि 10 डेसिबल से लेकर के 120 डेसिबल तक सुन सकते हैं। ये रेंज रहता है। सीमा बोली, पिताजी, यहाँ पेड़ तो कहीं कहीं नज़र आ रहे हैं, सिर्फ बड़े बड़े मकान ही दिखाई दे रहे हैं। जिसे देखो सब व्यस्त है, जाने कहाँ सब भागे जाने। शहर में ऐसे ही होता है, सब भागते रहते हैं, पता नहीं किस बात की जल्दी होती है। पिताजी ने कहा, आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। वो गंगा नदी के किनारे अंटा घाट ले गए, जो पटना में ही है। नज़दीक जाने पर सीमा ने देखा कि नदी का पानी क्या हो गया है, काफ़ी गंदा था। कुछ लोग वहाँ साबुन से कपड़े धो रहे थे, कुछ स्नान कर रहे थे। पास में एक गंदा नाला भी नदी में ही आके गिर रहा था। देखिए जैसे ये पानी है और ये देखिए नाला का पानी बीच में है, मतलब कितना गंदा दिख रहा है। तो वैसे ही वहाँ पे भी गंगा में क्या था कि बहुत गंदगी फैली हुई थी।
जिसके मुहाने पर पानी बहुत गंदा था। कहा किसके मुहाने पे? जहाँ से कि नाला आ रहा था। उसने देखकर बहुत आश्चर्य, उसे किसको? सीमा को। उसने अपने पिताजी से, पिताजी मैंने तो सुना था कि हम गंगा जल पीते हैं और इसमें कभी कीड़ा नहीं होता। आप लोग सबने सुना होगा, हमने भी सुना है कि गंगा जल में कभी कीड़ा नहीं होता है और गंगा जल का प्रयोग तो हर पूजा पाठ हर जगह करते हैं, प्रसाद में मिलाते हैं। लेकिन यह पानी तो बहुत गंदा है, इतनी गंदगी कहाँ से आती है? अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? जल प्रदूषण के बारे में। जल प्रदूषण क्या होता है कि जल में जब किसी बाहरी पदार्थ की उपस्थिति हो जो जल के स्वाभाविक गुणों को इस प्रकार परिवर्तित कर दे कि जल स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो या उपयोग के लायक न रहे, तब उसे जल प्रदूषण कहा जाता है। तो जल प्रदूषण किसको कहते हैं? कि जब जल में कोई बाहरी पदार्थ आके मिल जाता है और उसके कारण उसका जो गुण है ना, जल का स्वाभाविक गुण, वह नष्ट हो जाता है और वह हमारे उपयोग के लायक नहीं रहता है, तो उसको जल प्रदूषण कहते हैं। पिताजी ने बताया, बेटा घरों से निकलने वाला सारा गंदा पानी नालों से होता हुआ नदी में आ रहा है। फैक्ट्रियों से निकलने वाला कचरा भी नदियों से होता हुआ नदी में ही गिर रहा है। नालियों से होता हुआ कहाँ? नदी में ही गिर रहा है, जिसके कारण नदी का पानी काफ़ी क्या हो जाता है? गंदा हो जाता है। अब तो हमें इसमें गंदगी इतनी है कि इसे पीना तो छोड़ो, स्नान करने में भी परेशानी महसूस कर रहे हैं। सीमा को बड़ा दुख हुआ। उसे दादी की बताई सारी बातें याद आ गई जो उन्होंने गंगा जल नदी के बारे में बताया था। सही में हम लोग सब सुने हैं क्या कि गंगा जल के पानी में कभी कीड़ा नहीं होता और उसका मतलब उसे हम पवित्र, बहुत पवित्र मानते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। लेकिन अभी हालत यह है कि वह पानी भी बहुत गंदा हो चुका है। लौटते समय सीमा ने सड़क पर फैली नाली के पानी से होकर जाना पड़ा। अब देखिए, आप लोग भी जब निकलते हो कहीं न कहीं मतलब सड़क पे क्या है, बरसात ना भी हो तब भी पानी नजर आएगा। वो कौन सा पानी है? तो यही बात पूछा किसने? सीमा ने अपने पिताजी से। बोली वर्षा तो नहीं हुई है। पिताजी ने बताया कि यह नाली का गंदा पानी है जो नाली के जाम हो जाने के कारण सड़क पर बह रहा है। देखिएगा पटना में तो ये बहुत ज़्यादा है। पटना क्या, किसी भी शहर में ये स्थिति हो गई है कि नाली का पानी कहाँ रहता है? सड़क पे बह जाता है। सीमा ने पूछा, क्या यहाँ नालियों की सफाई नहीं होती है? पिताजी ने समझाया। क्या समझाया? कि बेटा सफाई तो होती है, लेकिन हम पॉलीथीन का प्रयोग कर उसे जहाँ तहाँ फेंक देते हैं तथा उड़कर नाली में पहुंचकर उसे जमा कर देते हैं। सीमा, अब देखिए होता क्या है कि लोग क्या करते हैं, हम लोग पॉलीथीन का हद से ज़्यादा प्रयोग करते हैं। सब्जी लाना हो, दुकान से सामान लाना हो, किसी चीज़ को पैक करना हो, गिफ्ट, हर चीज़ हम कहाँ पॉलीथीन में ही करते हैं और उस पॉलीथीन को कहीं भी फेंक देते हैं, वो उड़ के भी कहीं चला जाता है। तो यही पॉलीथीन जब नाली में चला जाता है तो नाली क्या होता है? जाम हो जाता है और जाम होने के कारण फिर पानी सही से बह नहीं पाता, तो फिर वो बिखर जाता है, ऊपर आ जाता है, सड़कों पे आ जाता है। तो इसी से तो गंदगी फैलती है। तो सीमा ने बताया, कहा क्या कहा? पता नहीं इतनी दिक्कत के बाद भी लोग पॉलीथीन का उपयोग क्यों करते हैं। चलिए आप ही लोग बताइए कि पॉलीथीन का उपयोग क्यों करते हैं। आज से सब्जी लेने जाइएगा तो कहिएगा पॉलीथीन ना भाई ना। देखते हैं हम लोग हद से ज़्यादा पॉलीथीन का प्रयोग करते हैं, लगता है कि उस पर निर्भर हो गए हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। बिहार सरकार की पहल से केंद्र सरकार ने डॉल्फिन यानी सोंस जो होता है, सोंस को आप लोगों ने देखा हो गंगा नदी में, को संरक्षित राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है और यह जीव गंगा नदी में पाया जाता है। और इसकी खासियत क्या है ना कि यह जीव का प्रमुख खाद्य नदियों का कचरा है, अतः इसे गंगा नदी की सफाई का प्राकृतिक स्रोत माना जाता है। मतलब ये गंगा नदी को साफ भी करता है। देखिए यहाँ ये सोंस का चित्र है और ये डॉल्फिन जो है ना बहुत ही बुद्धिमान जीव होता है। आप लोग सर्च कीजिएगा इसके बारे में, देखिएगा कितना बुद्धिमान होता है। इसका आईक्यू मनुष्य की तरह होता है। धीरे धीरे गर्मी बढ़ गई थी। गर्मी के कारण दोनों का बुरा हाल था। सीमा बोल पड़ी, पिताजी यहाँ इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है? हमारे गांव में तो इतनी गर्मी नहीं लगती है। सही बात है, गांव में कम गर्मी लगती है, शहर में तो ज़्यादा ही होती है। पिताजी ने कहा, बेटा यहाँ पेड़ पौधों की संख्या कम है, शहर में कम होती है। ईंट और पत्थर से बने मकान भी अधिक है। यहाँ गाड़ियों की संख्या भी बहुत अधिक है, बहुत चलती हैं। बिजली से चलने वाले उपकरण दिन रात चल रहे हैं। बिजली के बल्ब अत्यधिक मात्रा में जल रहे हैं। इससे वातावरण सामान्य तथा अधिक गर्म हो रहा है। जानती हो इन सबों से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। क्या बताया कि यहाँ क्या है? पौधों की संख्या कम है, ईंट पत्थर के घर बने हैं जो गर्म हो जाते हैं। गांव में तो क्या होता है, फूस का भी होता है, मिट्टी का भी घर होता है, खपरेल भी होता है।
और गाड़ियों की संख्या बहुत अधिक है, इतनी चलती हैं, और बल्ब तो दिन रात जला ही रहता है। आप देखिएगा शहरों में शोरूम वगैरह में हमेशा जला ही रहता है, इसके कारण भी गर्मी बढ़ रही है। जानती हो, इन सब से ग्लोबल वार्मिंग होता है। इसी से क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग होता है। अब कहिएगा एलईडी बल्ब तो उतनी गर्मी नहीं होती है, लेकिन देखिए एसी हम लोग चलाते हैं पूरा, तो एसी से जो एग्जॉस्ट निकलता है वो भी तो गर्मी निकलता है। यानी कुल मिला के देखिए कि शहरों में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है इन्हीं चीज़ों के कारण। सीमा ने आश्चर्य से कहा कि ग्लोबल वार्मिंग ये क्या होता है? देखिए नीचे बताया गया है। पिताजी ने बताया क्या कि बढ़ते उद्योग धंधे के कारण चिमनियाँ दिन रात धुआं उगल रहे हैं। यातायात के साधन फ्रिज, एसी, जनरेटर दिन रात चलाए जा रहे हैं। पेड़ों की क्या कर रहे हैं? अंधाधुंध कटाई हो रही है। बिजली के बल्ब, अन्य इलेक्ट्रिक उपकरण भी अत्यधिक इस्तेमाल हो रहे हैं। इन कारणों से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफ़ी बढ़ रही है। फलतः वायुमंडल का तापमान भी लगातार बढ़ रहा है। यह समस्या पूरे विश्व में, इसीलिए इसे विश्व का गर्मी बढ़ना कहते हैं। इसीलिए इसको बोलते हैं ग्लोबल, मतलब संपूर्ण विश्व का वार्मिंग, मतलब गर्म होना, या भूमंडलीय तापन कहते हैं। क्या समझे? देखिए हम लोग क्या क्या यूज करते हैं। उद्योग धंधा है, उसके चिमनी से दिन रात धुआं निकलता है। तो धुआं निकलता है, यानी कौन सा गैस निकला होगा? कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, और थोड़ी बहुत मात्रा में उसके अंदर क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह भी होता है। तो ये क्या है? ये सारी गैसें क्या करती है? उष्मा को सोख लेती है, विकिरण को सोखती है, जिससे क्या होता है? गर्मी बढ़ जाता है। हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे गर्मी बढ़ाती है, हरित गृह प्रवाह जो हमने पढ़ा था, याद कीजिए, पिछले चैप्टर में था। तो सेम वही कारण यहाँ पे फिर से दिया गया। अब यातायात के साधन जो हैं, मोटर गाड़ी हुआ, मोटरसाइकिल, ट्रक, जीप, कार, इन सबों से क्या निकलता है? धुआं निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जिस क्या करेगा? गर्मी बढ़ाएगा। फ्रिज में हम लोग क्या, फ्रिज, एसी, इसमें क्या यूज करते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन जब वातावरण में जाता है तो यह भी तो हरितगृह गैस है। यह भी क्या करता है? वातावरण से तापमान को अवशोषित करता है और गर्मी फैलाता है। इसके अलावा जनरेटर भी चलता है, इससे भी धुआं निकलता है। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड तो वातावरण में हम लोग छोड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन उसको साफ करने वाला, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने वाला कौन है? पेड़। पेड़ क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। लेकिन पेड़ को हम लोग क्या करें? अंधाधुंध काट रहे हैं। इतना काट रहे हैं कि उसकी संख्या अब कम हो जा रही है। जब कम हो जा रही है तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड कम से कम अवशोषित होगा। पेड़ पौधे ही कम हो रहे हैं तो कम वो लोग अवशोषित करते हैं, इसके कारण इसकी संख्या काफ़ी बढ़ती जाती है। इसके अलावा बिजली के बल्ब, इलेक्ट्रिक उपकरण भी अत्यधिक इस्तेमाल हो रहे हैं। अब देखिए वातावरण में जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफ़ी अधिक बढ़ गई है तो पूरे दुनिया का तापमान इससे लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और हमारे देश में, पूरी दुनिया में ये समस्या है, और इसी को बोलते हैं पूरे दुनिया की गर्मी की समस्या। ग्लोबल मतलब संपूर्ण विश्व, और वार्मिंग मतलब गर्म होना, यानी ग्लोबल वार्मिंग, सब पूरे दुनिया में गर्मी की समस्या। इसके कारण बहुत सारी समस्या आ रही है, जो पिछले चैप्टर में हमने देखा था। चलिए यहाँ हम लोग आगे बढ़ते हैं। सीमा ने सोचते हुए कहा, इसके लिए तो पूरी तरह से हम लोग जवाबदेह हैं। बिल्कुल सही, मनुष्य जवाबदेह है। प्राकृतिक पर्यावरण को स्वार्थवश हम लोग धीरे धीरे नष्ट करते जा रहे हैं। पिताजी ने कहा, दुख तो इसी बात का है कि हम सब अब भी सावधान नहीं हुए। उन्होंने दूर लगे होर्डिंग को इशारा करते हुए कहा, पढ़ो, उस पर क्या लिखा हुआ है? देखिए उस पर क्या लिखा हुआ था। सीमा ने पढ़ के सुनाया। क्या लिखा हुआ था? शिव समान विष पीते वन, काम धेनु सा देते धन, वृक्षों की भरमार खुशियां अपार। ये स्लोगन लिखा हुआ था। मतलब कि पेड़ जो है ना, वो क्या करते हैं? वह भगवान शिव के समान विष को पीते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को पीते हैं, और हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं, और लगातार देते रहते हैं। कामधेनु जो हमेशा धन दे सकती है, देती रहती थी लगातार, वही करता है। हमें खाना देती है पेड़, यानी हमें भोजन मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, छाया मिलता है, बहुत कुछ। तो वृक्षों की भरमार खुशियाँ अपार। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब वृक्ष भरमार होगा ना, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए, और जितना ज़्यादा पेड़ होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगी? खुशियाँ होगी। सीमा को होर्डिंग पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा था। उसने कहा, पिताजी इस पर तो बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। आप लोग भी देखे होंगे कि हर जगह जो है ना, शहरों में कहीं कहीं पे भी आजकल होर्डिंग में अच्छी अच्छी बातें लिखी रहती है, दीवारों पे लिखी रहती है, स्कूल में भी लिखी रहती है, आप लोगों ने देखा होगा। अब उसका ध्यान सड़क पर लगे, एक और होर्डिंग पर गया, वह उसे पढ़ने लगी। क्या था? पॉलीथीन का इस्तेमाल जीवन खतरे में डाल। यानी पॉलीथीन का जब इस्तेमाल होता है तो जीवन क्या है? खतरे में आ जाता है। स्वच्छ नदी, वृक्ष हरे भरे हों, जनजीवन खुशहाल। यानी नदी अगर स्वच्छ रहेगी, वृक्ष हरे भरे हो, तो जीवन खुशहाल रहेगा। पुण्य सलीला भागीरथी में मानव कुछ मत डाल। मतलब
भागीरथी में मतलब नदियों में मानव कुछ मत डालो। सीमा सोच में पड़ गई, इतनी अच्छी बात पढ़कर भी लोग पर असर क्यों नहीं होता है। क्या असर होगा, सब लोग सब पढ़ते हैं लेकिन करते हैं नहीं करते हैं। अच्छी बातें क्या होती हैं, दूसरों को कर बताने के लिए, दूसरों को समझाने के लिए, लेकिन खुद कभी उस पर अमल नहीं करते। थोड़ी सी सुविधा के लिए लोग अपना जीवन खुद खतरे में डाल रहे हैं। कौन सोच रही थी, सीमा सोच रही थी। उसने पिताजी से पूछा, क्या जैसा लिखा है हम वैसा नहीं कर सकते हैं। पिताजी ने कहा, क्यों नहीं, बस हमें कुछ छोटे छोटे संकल्प लेना होंगे। जैसे हमें पेड़ पौधों के नुकसान नहीं पहुंचाना होगा, खूब वृक्ष लगाने होंगे, वाहनों का प्रयोग कम से कम करना होगा और साइकिल चलाने एवं पैदल चलने की आदत डालनी होगी। अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिक प्रदूषण हम धीरे धीरे कम कर सकते, लेकिन हर किसी को करना पड़ेगा और सबको संकल्प लेके आगे बढ़ना होगा। कम से कम आप तो शुरू कीजिए, एक आदमी एक एक करके सब शुरू कीजिएगा तो ये हो सकता है। अब जैसे देखिए, हमारे यहाँ थोड़ा दूर भी जाना हो तो हम लोग बाइक का इस्तेमाल करते हैं और वो माना जाता है कि अरे पैदल जा रहा है, तो लोग उसका मजाक भी उड़ाएंगे। लेकिन जापान में वही पैदल चलना ज़्यादा अच्छा माना जाता है, उसको लोग ज़्यादा इज्जत देते हैं। अगर कोई गाड़ी से जा रहा है और कोई पैदल जा रहा है या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग कर रहा है तो उसको लोग ज़्यादा अच्छा मानते हैं गाड़ी वाले के मुकाबले। तो नालियों का गंदा पानी नदी में ना जा पाए, इसका भी ऊपर हमें करना चाहिए व्यवस्था। इसके लिए सोख्ता गड्ढा बनवाना होगा। ये सारी चीज़ें अगर करें तो हम लोग प्रदूषण पे कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं ना। अब देखिए, सोख्ता गड्ढा क्या होता है, गंदा पानी को जमा करने के लिए बनाया गया ढक्कनदार गड्ढा जिसमें ईंट एवं रेत भरा गया हो ताकि पानी ज़मीन के अंदर तक चला जाए और गंदा पानी जहाँ तहाँ नहीं बिखरे। ये सोख्ता आप लोगों ने घर में भी बना रखा होगा कई जगहों पे। सीमा ने कहा, पिताजी हमारे घर का पानी भी तो बगल के तालाब में जाकर मिलता है, तब तो हम भी पानी को गंदा कर रहे हैं, हमें भी तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके पिताजी ने भी सहमति जताई, बोली बेटा सही बोल रही हो। तो घर लौटते समय सीमा के दिमाग में यही बात गूंज रही थी कि हमने जाने अनजाने पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचाई है, कैसे ठीक हो। उसने सोचा और प्रण किया कि मैं कुछ बातें करूंगी जो नीचे है। अब यहाँ देखिए एक चित्र दिया गया, यह तालाब का परितंत्र है। पानी है, पानी में मछली, बगुला, मेढक है, उसके अगल बगल वनस्पति है और यहाँ एक मछली पकड़ने वाला मछली पकड़ रहा है। तो उन्होंने क्या क्या सोचा सीमा ने, क्या मैं नहीं करूँगी। उसने सोचा कि मैं अधिक से अधिक वृक्ष लगाऊंगी, मैं पॉलीथीन का उपयोग नहीं करूँगी, मैं जहाँ तक संभव होगा खनिज तेल चलित वाहनों का प्रयोग कम करूँगी। अच्छा, मैं गंदे पानी का निपटारा उचित तरीके से करूँगी, मैं जल का संरक्षण करूँगी तथा दूसरों को वैसा करने के लिए प्रेरित करूँगी। बहुत अच्छी बात सोची है बच्ची ने। क्या हम लोग सबको करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। क्या हम सब सीमा जैसा करेंगे? देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा रहा है, बताइए आप लोग करेंगे कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत ही मज़ेदार कहानी है। क्या है, गोविंदपुर गांव के तालाब में गंदगी थी जिसके कारण मच्छर भी खूब फैल गए थे। जब गंदगी होगी, पानी होगा तो मच्छर तो फैलेगा ही फैलेगा। सुना था कि अगर इसमें मछलियाँ, रामू ने सुना था कि अगर इसमें मछलियाँ पाल दी जाए तो मच्छरों की संख्या तो कम होगी ही, पानी भी साफ हो जाएगा। उसने यह बात गाँव वालों को बताई, लेकिन किसी ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। उसने बताया कि पानियों में, मछली में यह गुण होता है कि वह मच्छर के लार्वा को खाने के साथ साथ पानी की गंदगी को भी दूर करता है। गांव वालों ने उसकी बात अटपटी लगी, बोले ना ना ऐसा कहीं होता है। तब उसने क्या किया, रामू ने अपने कुछ दोस्तों के साथ नज़दीक के मत्स्य पालन केंद्र, मछली पालन केंद्र पर जाकर छोटी छोटी मछलियाँ ले आया तथा उसे तालाब में डाल दिया। कुछ ही दिनों में परिणाम सामने आया, मच्छर तो कम हुए ही, जल भी पहले से साफ था। अब तालाब के आसपास पक्षियों का झुंड भी दिखने लगा। क्यों? क्योंकि तालाब साफ हो गया। साथ ही मछलियां भी भोजन के लिए उपलब्ध थी। फिर क्या था, गांव के सभी लोगों ने अन्य तालाबों में भी मछलियां पाली। आज रामू की बुद्धिमानी पर सभी खुश हैं। सभी ने रामू की बुद्धि को सराहा है। तब रामू ने कहा, आप इन तालाबों में सिंघाड़ा और मखाना की खेती कर और अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा उसने। देखिए पानी में क्या होता है, अगर गंदा हो तो उसमें मच्छर फैलेगा, लेकिन उससे सबसे अच्छा उपाय उसको साफ करने का क्या है, उसमें मछली पालिए। मछली क्या करेगी, वह लार्वा को खा जाएगी, लार्वा को खा जाएगी जिससे मच्छर ज़्यादा नहीं होगा। इससे क्या होगा, फ़ायदा भी होगा और तालाब भी साफ। इसके अलावा तालाब में सिंघाड़ा और मखाना की भी खेती कर सकते हैं। और बिहार में है ना बहुत ज़्यादा खेती होती है मखाना की। पूर्णिया वाला जो क्षेत्र है, नौगछिया से उधर पूर्णिया साइड जब जाते हैं तो उधर सिंघाड़ा की खूब खेती होती है तालाबों में। और इससे क्या होता है, यह बहुत फायदेमंद है किसान के लिए भी और पर्यावरण के लिए भी। चलिए ये था हमारा
हम किस तरह पर्यावरण पर निर्भर हैं, यह चैप्टर। चलिए कुछ प्रश्नों को देखते हैं। आप लोग बोल रहे हैं कि अभी तक प्रश्नों का सीरीज शुरू नहीं किया, तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले एक बार ख़त्म हो जाए। आप लोगों के एग्जाम में भी बहुत समय है, तो एक मतलब इस महीने तक तो हम लोग यही काम को करेंगे, चैप्टर को ख़त्म करेंगे। उसके बाद जब शुरू करेंगे एग्ज़ाम से एक महीना पहले से शुरू करेंगे, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज रहेगी। चलिए देखते हैं। जल प्रदूषण हो रहा है, किसके कारण हो रहा है बताइए? किसके कारण? पानी में दूषित पदार्थ मिलाने से। नदी तालाब का पानी शुद्ध हो सकती है किससे? मच्छर पालने से, तोता पालने से, मछली पालने से। क्या? मछली पालने से। बढ़ती जनसंख्या के कारण क्या हो रहे हैं? वृक्षों का कटाव, भवनों का निर्माण, अधोसंरचना का निर्माण, ये सभी सब के सब हो रहा है किसके कारण? जनसंख्या की वृद्धि के कारण ही तो हो रहा है। पर्यावरण संरक्षण के लिए किया जाना चाहिए? खूब पौधे लगाना, गंदे जल की उचित निकासी का प्रबंध, गाड़ियों का कम उपयोग, यह सभी सब चीज़ करिए, तभी तो पर्यावरण संरक्षित होगा। खाली जगहों को भरिए। गैस वायु प्रदूषण पैदा कर। कौन सा गैस? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ध्वनि की तीव्रता को नापा जाता है किस में? डेसिबल में। डैश को संरक्षित राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित, किसको? सोंस को। सोंस यानी डॉल्फिन। तो आज का वीडियो यही ख़त्म होता है। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।